दुनिया में महाशक्ति के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाला देश अमेरिका, आकार में विश्व का चौथा बड़ा देश और वैश्विक पटल पर आर्थिक महाशक्ति के परिचायक के रूप में अपनी पहचान बनाता हुआ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आने वाले 4 साल में व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा, इसे लेकर वोटिंग जारी है। लेकिन सुपर पावर के तमगे की चमक धमक के पीछे असल मुद्दे क्या हैं कि क्या ट्रंप का ट्रम्प कार्ड चलेगा या कमला हैरिस कोई हैरतअंगेज कारनामा करती हुई नजर आएंगी, इसमें हम विशेष कार्यक्रम में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरू करते हैं अमेरिका के महासंग्राम में कौन बनेगा विजेता, हमारा विशेष कार्यक्रम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार वहां पर जो वोटिंग है अभी भी चल रही है और कई ऐसे जो स्विंग स्टेट्स हैं जो चुनाव में कुछ भी करने का मादा रखते हैं। तो अमेरिका के 6 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है और ये जो व्हाइट हाउस की दौड़ है उसमें स्विंग स्टेट जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो वहां मतदान संपन्न हुआ। अपने दर्शकों को बताएं कि स्विंग स्टेट्स का बहुत महत्व होता है जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं। तो अमेरिका में अगर कुल राज्यों की बात की जाए तो 50 राज्य हैं जो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में अब मतदान संपन्न हो चुका है, यानी कि यहाँ पर अब वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और स्विंग स्टेट जॉर्जिया में मतदान संपन्न हुआ है। इस बार का जो मुकाबला है बेहद कड़ा है, कई टक्कर देखने को मिल रही है। हमने चुनावी बहस के दौरान भी देखा कि दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के साथ जुबानी जंग करते हुए नजर आए, लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या हैं, अमेरिकी जनता क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी और साथ ही साथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच कौन ओवल ऑफिस में अगले 4 साल के लिए काबिज होगा, ये कुछ ही घंटों के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरह से सामने आएंगे बहुत हद तक निर्णायक साबित होगा। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं, सुपर पावर के रूप में विश्व में जाना जाता है, लेकिन कई ऐसे उसके अपने ज़मीनी मुद्दे हैं जिसके साथ वो जूझ रहा है। तो अमेरिका के 6 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ और स्विंग स्टेट्स की जब हम बात करते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर क्यों? क्योंकि वहाँ आप ये समझिए कि जैसे स्विंग वोटर्स होते हैं ऐसे ही स्विंग स्टेट्स हैं कि चुनाव अगर एक तरफ जा रहा है तो अचानक किस करवट ऊँट बैठेगा, ये सब करने का मादा स्विंग स्टेट्स में होता है, जिसमें हम विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं, अभी हमने जॉर्जिया की यहाँ पर बात की है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि अर्ली वोटिंग, अमेरिका में अर्ली वोटिंग जब शुरू हो जाती है तो कुछ हम अंदेशा संभावना ये जता पाते हैं कि आखिरकार किस तरह से चुनावी नतीजे हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से दोनों प्रतिद्वंदी कई अहम मुद्दों पर बहस करते हुए टीवी शोज पर नजर आए, लोगों के बीच आए, जहां अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि पहले भी वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के उसी नारे के साथ पावर में वापस आए थे, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन रहे अमेरिका के राष्ट्रपति। अब क्या पहली महिला राष्ट्रपति मिल पाएंगी अमेरिका को कमला हैरिस के रूप में, ये देखना बेहद अहम होगा। तो स्विंग स्टेट जॉर्जिया में इस वक्त मतदान खत्म हो चुका है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। तो रुझानों की अगर बात की जाए तो साउथ कैरोलिना से ट्रंप आ गया। अच्छा, कैरोलिना की अगर बात करें तो ये बहुत अहम निर्णायक रोल अदा करता है जब हम अमेरिकी चुनावों की बात करते हैं। इंडियाना में भी ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो रोजमर्रा की चीजें यानी महंगाई, लोकतंत्र, गर्भपात के अधिकार, ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिन्हें दिमाग में रखकर अमेरिकी इस वक्त अपने वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। 4 चरणों में अमेरिका में चुनाव किए जाते हैं। एक बार वो भी आपको बताया कि अब ब्रेकिंग तो हम आपको बता ही रहे हैं। पहला प्राइमरी और कॉकस, यानी पार्टी के, अगर हम प्राइमरी की बात करें, पार्टी के सदस्य चुनाव में उनका जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले सर्वश्रेष्ठ कंटेंडर यानी कि प्रत्याशी को चुनते हैं। कॉकस पार्टी के सदस्य चर्चाओं और मतदान के जरिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुनते हैं। ये आपका पहला चरण है जो आपको पार करना होता है।
फिर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनते हैं। प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार को चुनती है। फिर आम चुनाव और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज। तो स्विंग स्टेट जॉर्जिया में भी मतदान संपन्न हुआ। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अभी जो अगर हम कहें शुरुआती जो हमने खबरें दिखाई हैं उस लिहाज से ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है और ओवल ऑफिस में कौन काबिज होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अभी बहुत शुरुआत है ये कहना कि कौन ओवल ऑफिस में जाएगा, कौन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी वोटिंग चल रही है और कुछ स्टेट्स में वोटिंग ख़त्म हो गई है। ये टाइम जोन के हिसाब से होता है अमेरिका में, ईस्ट से वेस्ट में जो अलग अलग टाइम जोन है उसके हिसाब से वहाँ पर वोटिंग का समय नियत किया जाता है। लेकिन कई स्टेट्स में अभी भी वोटिंग चल रही है और अगले 1 घंटे के दौरान इन राज्यों में वोटिंग ख़त्म हो जाएगी और ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि क्या कुछ फैसला आ सकता है। हालांकि इस बार की अगर हम जो राष्ट्रपति चुनाव वहाँ पर हुआ है उसको हम देखें तो काफ़ी कड़ी टक्कर, जिस तरह का जो एक नरेशन सामने आया था कि दोनों ही जो कैंडिडेट हैं उनमें काफ़ी कड़ी टक्कर वहाँ पर है और इसको अगर मान लिया जाए तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो अंतिम परिणाम है उसको आने में काफ़ी समय भी लग सकता है। हो सकता है कि अगले 5 से 6 घंटे में हमको कुछ रुझान और कुछ एक मोटा मोटी हमको ये मिलना शुरू हो जाए कि कौन ओवल ऑफिस की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर कड़ी टक्कर वहाँ पर रहती है तो ये बात बहुत साफ है कि वहाँ पर वक्त लग सकता है। और जिस तरह का ये इलेक्शन था यूएस का, इस बार का इलेक्शन, इसमें आप देखें तो एक अपने आप में एक अलग इलेक्शन ये था। जो प्रेसिडेंट पद के दावेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर हमला भी वहाँ पर हुआ। उसके अलावा जो पहले डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट पद के दावेदार थे जो बाइडेन, जो अभी वहाँ पर यूएस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने बहुत बाद में आकर के उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं रहेंगे। तो उनकी जगह पे जो कमला हैरिस हैं वो राष्ट्रपति पद की रेस में डेमोक्रेट की ओर से आई थी। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ है, काफ़ी वहाँ पर कड़ी टक्कर है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार जब कोविड का दौर था उस वक्त पे वहाँ पे जो अर्ली वोटिंग की अगर हम बात करें तो करीब 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने वहाँ पर पहले वोटिंग की थी, चाहे वो इन पर्सन। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत रोमांचक भी है और कुछ कुछ जिस नाटकीय अंदाज में भाषणबाजी दोनों प्रतिद्वंदियों द्वारा की गई है, कई अहम मुद्दे हैं जिस पर सीधी टक्कर। आपके पास वापस आऊंगी, आप तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भारतवंशी कमला हैरिस चुनावी मैदान में है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस मैदान में है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने टिम वॉल्स को प्रत्याशी बनाया। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जबकि ट्रंप जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। 6 राज्यों में मतदान संपन्न हो गया है। स्विंग स्टेट जॉर्जिया में भी चुनाव संपन्न हुआ है। रुझानों की अगर हम बात करें तो ट्रंप साउथ कैरोलिना से आगे हैं और इंडियाना में भी ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। सभी को अंतिम नतीजों का इंतजार रहेगा क्योंकि वही निर्णायक पल होगा जहां ये तय होगा कि सत्ता में क्या डेमोक्रेट्स की वापसी होगी या फिर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी कि सीटें हैं और इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यानी ये कभी भी किसी भी पक्ष में बाजी पलट सकते हैं। यानी कि बैलेट इस वक्त जो है वो क्लोज हो गए हैं कुछ राज्यों के और फेट यानी कि किस्मत कैद है। 7 स्विंग स्टेट्स में 93 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या कमला को 270 सीटें जीतना जरूरी है। यही बहुमत का जादुई आंकड़ा है और इस चुनाव में करीब 8.2 करोड़ यानी 40% मतदाता पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं और जिस लिहाज से बहुत अहम बात कह रहे थे चंद्रशेखर जोशी कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अवतांश कुमार जाने माने कॉलमिस्ट हैं और
अगर हम बात करें चुनावों पर तो नज़र रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदांशु इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद रोमांचक है और बहुत कुछ करने का मादा उलटफेर के लिहाज से रखता है। लेकिन अगर हम प्रमुख मुद्दों की बात करें अमेरिका के, वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन पर आज एक आम अमेरिकी नागरिक अपने घर से बाहर निकल रहा है अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो चुनावों से पहले जब सर्वे और मतदान आए थे, उसके लिहाज से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही सब लोगों के लिए। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है अमेरिका में, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, हमारा पूरा इकोनॉमी चलता है गैस पे, गैस भी महंगा है, एकोमोडेशन, घर महंगा है, तो वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा था, वो था इमिग्रेशन का। क्योंकि जैसा आपने देखा और आपने बताया, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी बात सुन रहा था, तो इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है और खास तौर से इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि जिस दिन से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो भी इमिग्रेशन की नीतियां थी उसको उलटफेर कर दिया, पूरी तरह से 180 डिग्री उलटफेर कर दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सदर्न बॉर्डर है खास तौर से, वो बिल्कुल खुला है और पूरा निमंत्रण है लोगों को आने का कि आप आइए। और इतना ही नहीं, आने के बाद उनको बहुत तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। तो उसकी वजह से बहुत से छोटे छोटे जगहों में उनको वहां से बॉर्डर से उठा के छोटे छोटे जगहों में, छोटे शहरों में ले जाया गया। वहाँ और लोगों को एकोमोडेशन की दिक्कत जी पड़ी। तो इन सब वजहों से इमिग्रेशन कुमार बहुत बड़ा साहब, इशू। लेकिन एक मुद्दा जो दोनों ही प्रतिद्वंदियों के लिए हम मान सकते हैं नाक का सवाल है, जहां अगर हम आव्रजन नीति की बात करें तो उस पर ट्रंप बहुत सख्त है, लेकिन गर्भपात कानून को लेकर अगर बात की तो कमला हैरिस की लोकप्रियता अपने आप में, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो संवैधानिक अधिकार उनसे छिन गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उससे कहीं ना कहीं रोष है, नाराजगी है। इन दो मुद्दों को आप कितना निर्णायक मानते हैं इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए? दोनों बहुत निर्णायक हैं। खास तौर से जैसे आपने कहा, महिलाओं के लिए एबॉर्शन का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात उसमें मैं आपको उसमें सुधार करना चाहूंगा कि मुद्दा उनसे छीना नहीं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो पहले जो अबॉर्शन के कानून थे, उस पे सिर्फ यह कहा कि ये इस कानून को लेजिस्लेटिव से लेके आइए, कोर्ट इसको नहीं बना सकता, क्योंकि हमारा जो कानून था वो कोर्ट का बनाया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इसको राज्यों को दीजिए, या फिर अगर आपको संघ में इनके इसके लिए अगर कानून बनाना है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट से इसको पास करा के लाइए। जी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने की, जब आप अबॉर्शन की बात करते हैं। हाँ, महिलाओं का अधिकार है, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स का अधिकार है, उसमें काफी उत्साह है लोगों के प्रति, और डेमोक्रेट्स को इसमें काफी फायदा होने वाला है। लगातार जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है डोनाल्ड ट्रंप का, अफतंशी, उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि योर वोट विल लीड टू ग्रेटनेस, योर वोट विल अनलीश अ न्यू गोल्डन एज। लगातार वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने की बात करें, और इसी मुख्य नारे के साथ वो सत्ता में आए थे जो बाइडेन से पहले। तो जिस ग्रेटनेस की वो बात कर रहे हैं, किस तरह का खाका आपको लगता है उनके दिमाग में होगा, खास तौर पर जब हम वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोकतंत्र को और मजबूत करने की बात करते हैं, वहाँ लोगों के पास घर की समस्या है, हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, जॉब्स पेरोल डेटा की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, तो बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ तो ब्लूप्रिंट दिमाग में रखा ही होगा। हाँ, उनका डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्टली, लेकिन उनके पास 4 साल का जो उनका जो रिकॉर्ड है, उस हिसाब से देखिए, इकोनॉमी काफी अच्छी थी 4 साल पहले, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बाइडेन जब से आए, तो इकोनॉमी काफी खराब हुई। उसके पीछे बहुत से कारण है।
यूक्रेन वार एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से भी इकोनॉमी खराब हुई। दूसरा, आप और क्या मुद्दा आपने कहा था? मैंने कहा कि आपसे वहां पर हाँ, जॉब्स को लेकर हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो। राइट राइट, तो हाउसिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग बड़े हैं, इमिग्रेशन के कारण बहुत से बाहर से लोग आए हैं, उनको रहने की जगह तो कहीं चाहिए ही। उस वजह से हाउसिंग की समस्या भी है, उस पर प्रेशर बढ़ा है हाउसिंग मार्केट पे। और आप जो लोकतंत्र की बात कर रही हैं, तो लोकतंत्र का मुद्दा जो है वो दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अगर आप रिपब्लिकन्स की बात करें तो वो हमेशा ये मुद्दा लाते हैं कि जो बाइडेन के समय में काफी फ्री स्पीच पे काफी हंगामा हुआ, जी। काफी अटैक हुआ, सेंसरशिप की वजह से हो, चाहे अगर आप देखें कोविड के समय काफी स्पीच पे काफी रोक लगी। आप ट्विटर फाइल्स में देखें, उसके काफी कारनामे बाहर निकले। जी। फिर आप देखें बहुत से समाचार जो हैं जो कि दबाए गए, खासतौर से अगर आप देखें पिछले साल इसी समय हंटर बाइडेन के लैपटॉप की कहानी थी, उसको नहीं छपने दिया गया। तो चलिए, तो ट्रंप ये की सब बहुत अहम टक्कर या फिर अगला अमेरिकी बॉस कौन बनेगा वहाँ की लोकतंत्र के लिए, ये अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी भी है और कुछ ही देर में इस पर फैसला आएगा। आपके पास वापस लौटूंगी कुमार साहब, लेकिन अब से कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने वोट को डाला है। इस दौरान वो अपने ट्रेडमार्क लाल कैप में नजर आए। पोलिंग बूथ से हमारे संवाददाता अमृतपाल ने वहां हो रहे मतदान का जायजा लिया है, आपको आइए दिखाते हैं। तो अपने ट्रेडमार्क रेड कैप में नजर आए। वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये लिखा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का उन्होंने बैच पहना हुआ है, साथ में अपनी पत्नी है उनकी, और पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। मैं इस वक्त वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में हूं। ये वो पोलिंग बूथ है जहां डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेट ने अभी अपना मत दिया है, अपना वोट कास्ट किया है। वोट कास्ट करने के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उनको वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन वोटर्स काफ़ी तादाद में बाहर आके वोट कर रहे हैं आज के दिन। पर ज़्यादा अहम बात उन्होंने ये कही कि वो वायलेंस नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके कैंप की तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगी। तो ये एक अहम मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ये सबसे बड़ी एप्रीहेंशन इस वक्त ये है कि क्या इलेक्शन के दिन या आने वाले दिनों में जब रिजल्ट्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जो साइड लूज करेगी, हारेगी, क्या वो वायलेंस पे रिजॉर्ट करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ किया कि उनका कैंप वायलेंस नहीं करेगा। जनवरी 6, 2021 जैसी वारदात फिर नहीं देखने को मिलेगी अमेरिका में। ये एक बड़ा मैसेज है, अहम मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डीडी न्यूज़ पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार मार-आ-लागो से चुनावी मिजाज का जायजा लिया हमारे ही संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। मैं इस वक्त मार-आ-लागो, जो डोनाल्ड ट्रंप का बीच हाउस है फ्लोरिडा में, वहां हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मार-आ-लागो के अंदर हैं। इलेक्शंस कैसे प्रोसीड कर रही हैं, ये चुनाव किस तरह से अमेरिकन वोट कर रहे हैं, कौन वोट कर रहा है, क्या रिपब्लिकन वोटर ज़्यादा वोट कर रहे हैं, क्या यंग वोटर ज़्यादा वोट कर रहे हैं, क्या विमेन वोटर ज़्यादा वोट कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिस्ट के साथ, क्योंकि वो तय करेगा कि आज का जो चुनाव है उसके नतीजे क्या होंगे। आप मार-आ-लागो के बाहर ये नज़ारा देख सकते हैं जहां रिपब्लिकन वोटर्स इकट्ठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बैनर्स, अमेरिका के झंडे बड़े बड़े, और डोनाल्ड ट्रंप के झंडे, रिपब्लिकन पार्टी के झंडे लेके खड़े हैं और एक तरह से लोगों को अपील कर रहे हैं वोट करने की। और दूसरा, क्योंकि मार-आ-लागो में रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर्स हैं, वहीं सारी स्ट्रैटेजी तय हो रही है और ये चुनाव पर नज़र रखी जा रही है। नतीजे जब आना शुरू होंगे कुछ देर में, तब नतीजे किस और रुझान किस ओर जा रहे हैं, ये भी मार-आ-लागो से मॉनिटर हो रहा है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़,
Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष ने वॉशिंगटन डीसी में मतदान केंद्र का जायजा लिया और वहां पे जो वोटर्स हैं उनसे बात भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। हम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं और मेरे पीछे अब लंबी कतार देख सकते हैं वोटर्स की। हम वॉशिंगटन में जहां भी पोलिंग स्टेशन में गए ऐसी ही कतारें पूरे दिन हमें दिखाई दी। ये साबित करता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है इस बार अमेरिकी इलेक्शंस में। अर्ली वोटिंग में हमने देखा करीब 80 मिलियन से ज्यादा वोटर्स ने वोट दिया। इस बार भी जो इलेक्शन डे है, जो मेन इलेक्शन डे है, उसमें भी जो है वोटिंग बहुत जोरों शोरों से हुई है। लंबी लंबी कतारें, लोग पेशेंटली उस इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। काफी उनको मशक्कत भी करनी है। सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकल बॉडीज और अमेंडमेंट्स पर भी वोट करने हैं। एक 6 पन्ने की किताब जैसी डॉक्यूमेंट को उनको भरना होगा जो ये वोट करने के लिए जा रहे हैं। काफी टक्कर का मुकाबला है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। देखना होगा कि आखिर में वोटर्स किन का साथ देते हैं। फिलहाल हमने कुछ वोटर्स से बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं। We be a country that says we can uphold the best of American values, we can keep families together, versus someone who wants to pull people apart in Donald Trump. And in Kamala Harris, somebody who we may not agree on everything, but someone who says we'll all be better if we can work together, if we can be a more fair economy, if we can be a better democracy. My name's Justin. I'm here in D.C. and I'm hoping for Kamala to win as quickly and as cleanly as possible. I'm worried about Donald Trump's attack on democracy. He shouldn't have been allowed to run after January 6th in the first place. The most important issues for me, probably the economy, our spending, our foreign spending, the wars that are going on in the world right now. वोटर्स का पार्टिसिपेशन राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक रहा है। अब भी लंबी लंबी कतारें हम पोलिंग स्टेशंस में देख पा रहे हैं। चुनाव के जो इलेक्शन है, वोटिंग है, उसके बाद भी जो पॉलिटिकल एक्शन है वो जारी रहेगा। इसके बाद काउंटिंग का समय आएगा, तब ये निश्चित होगा कि आखिर देश की जनता, अमेरिका की जनता ने किसको चुना है अपने अगले राष्ट्रपति के लिए, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और आपको सीधे लिए चलते हैं फ्लोरिडा, जहां हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। अमृत, अभी हमने तस्वीरें देखी, बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो कॉन्फिडेंट नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी चर्चित रेड कैप में वो नज़र आए, जहां दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करें। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज की बात की जाए, अमृत, आप इतने दिनों से वहां पर चुनावी प्रक्रिया को कवर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही प्रतिद्वंदियों से आपको? देखिए, दोनों साइड्स ये क्लेम कर रही हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं कि जी हम वापस आ रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस या सियासी लोग इस तरह के बयान देते हैं, और दोनों ने बयान तब दिया जब वोटिंग चल ही रही थी। अभी भी कई जगहों पे वोटिंग चल रही है, सिर्फ 7 स्टेट्स में इंक्लूडिंग जहां मैं हूं फ्लोरिडा में, वहां वोटिंग कंक्लूड हो गई है। दिन में ये बयानबाजी अंडरस्टैंडेबल है कि अपने वोटर बेस को लुभाने के लिए। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि मैं या मेरा कैंप या रिपब्लिकन्स किसी तरह की वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रियल इमिनेंट थ्रेट है वायलेंस का। तभी आपने अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो देखी, बड़े बड़े स्टील मेटल फ्रेम्स लगाए गए, स्टील डोर्स लगाए गए, कहीं कहीं तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए, स्नाइपर्स छतों पे खड़े हैं, स्नाइपर कुत्तों को लेके, जो स्नाइपर कुत्ते हैं, जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, उनको लेके नेशनल गार्ड कॉल आउट की गई है। बहुत सारी बिल्डिंग्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। स्टेट कैपिटल्स को, आपकी जो कैपिटल हिल है बेसिकली, जहां इनकी पार्लियामेंट या कांग्रेस होती है, उसको वाइट हाउस आउट ऑफ बॉन्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये सब इसी के मद्देनज़र हुआ कि वायलेंस हो सकती है। थैंकफुली आज की दिन कोई ख़ास वायलेंस नहीं हुई। कुछ बॉम्ब थ्रेट्स थे कुछ जगहों पर ऐसा कोई वायलेंस, या 1-2 लोग अरेस्ट भी हुए, वो मशालें लेके चल रहे थे। तो पर लार्ज स्केल वायलेंस अभी तक नहीं हुई है। उसका ये भी कारण हो सकता है कि एक बार नतीजे या ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएं
तो जो भी पार्टी हार रही होगी वो डिनाइल में जा सकती है। वो डिनाइल मूवमेंट पे देखना होगा क्या लोग क्या वो पार्टियां मोबिलाइज करती हैं। ऑफिशियली तो कभी भी नहीं मानती हैं, अनऑफिशियली या प्रोटेस्ट कहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फ्रॉड है। आज भी उन्होंने कहा, उनका ये पेट टॉपिक है कि इलेक्शन फ्रॉड है। एविडेंस कोई नहीं देते, बस कहते हैं कि जी इसमें। पर ये तो देखना होगा ना कि अमृत अगर वो अगर जीतते हैं तो फिर क्या इसी चुनावी प्रक्रिया को वो रियल मानेंगे या नहीं, खैर ये दूसरा सवाल है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि लगातार स्विंग स्टेट्स को हम हर चैनल पर देख रहे हैं कि भाई स्विंग स्टेट्स बहुत कुछ बदलने का मादा रखती हैं, उलट फेर कर सकती हैं। स्विंग स्टेट्स में इन दोनों ही प्रतिद्वंदियों की अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ, आप इतने दिनों से वहाँ चुनावी प्रक्रिया में को देख रहे हैं, क्या लगता है किसका ज़्यादा असर या प्रभाव स्विंग स्टेट्स पर नज़र आता है आपको? पहली बात, आपका सवाल उसका जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि देखना होगा कि अगर वो जीतते हैं, वो जीत भी जाए ना तो भी वो कहेंगे कि जी फ्रॉड हुआ है, नहीं तो मैंने पता नहीं कितने मार्जिन से जीत जाना था। 2016 में भी वो यही कह रहे थे। उनका तभी मैं कह रहा हूँ पेट टॉपिक है ये कि इलेक्टोरल फ्रॉड होता है, मेल इन वोट्स पे फ्रॉड होता है। और ख़ास करके वो एक्यूजेशंस लगाते हैं उन काउंटीज़ पर जहां डेमोक्रेट इलेक्टोरल बोर्ड्स हैं। तो 2016 में भी जीत गए थे, फिर भी कह रहे थे कि हाँ जी हुआ है फ्रॉड। तो खैर या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कहो कि फ्रॉड हो रहा है और अपने वोटर बेस को और बाहर निकालें, रिपब्लिकन वोटर्स और बाहर बड़ी तादाद में आए कि देखिए अगर आप नहीं आए तो फिर ये फ्रॉड करके जीत जाएंगे, इसलिए आप बाहर आए। तो स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है। अब स्विंग स्टेट्स में देखिए जो पोल सर्वेस हैं वो ये कहते हैं दोनों नेक एंड नेक हैं। जॉर्जिया रेड जाती दिख रही है, जॉर्जिया में पोल्स क्लोज हो गए हैं, जॉर्जिया रेड जाती दिख रही है। पर ट्रेंड्स अभी आने हैं। सिर्फ एपी ने कॉल आउट किया है जॉर्जिया को। वहाँ पर एक काउंटी है फुलमॉन्ट, वहाँ पर अभी काउंटिंग हो रही है क्योंकि 2 घंटे बढ़ा दी गई थी काउंटिंग वहाँ पे बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से। पर वहाँ काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। वर्मोंट एपी ने कॉल किया, एसोसिएट प्रेस ने कॉल किया है इनके फेवर में, कमला हैरिस के फेवर में। इंडियाना, केंटकी तो खैर चलें पुरानी रेड स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वो इनके खाते में गई हैं। जो एपी ने, एसोसिएटेड प्रेस ने कॉल आउट किया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बड़ी दिलचस्प बात, इलेक्शन काउंटी बोर्ड्स तो नतीजे देते हैं 4-5 दिनों 10 दिनों के बाद, क्योंकि उनको मेल इन वोट्स काउंट करनी होती हैं। 186 मिलियन वोटें हैं, अगर 82 मिलियन पड़ गई उसमें से साइजेबल चंक मेल इन वोट्स है, क्योंकि उसको वेरीफाई करना होता है, एक एक को खोल के फिर उसको गिनी जाता है, वो गिनी जाती है। तो जी तो वो देते हैं, पर टीवी नेटवर्क्स कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं एक इलेक्शन ट्रेंड्स के बेसिस पे कि किधर जा रहा है। तो टीवी आपको यहाँ पे अमेरिका जो कहते हैं सबसे पुरानी दुनिया की जमहूरियत है, टीवी आपको बताता है कौन अगला राष्ट्रपति है कौन नहीं है। चलिए तो हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑफिशियल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अमित बहुत आपने अहम बात की, क्योंकि जिस तरह से हमारे स्टेट काउंटी बोर्ड्स हैं जो इलेक्शन करवाते हैं। नहीं आंचल गलत हम पिक्चर ना पेंट करें, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेशनल जैसे आपके भारत में इलेक्शन कमीशन, जी मैं वही कह रही थी। काउंटीज होती हैं, काउंटी आप समझें कि हाँ जी उनके स्टेट इलेक्टोरल बोर्ड्स हैं। जी अच्छा अमृत, जिस तरह से महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला वोटर्स को अगर हम देखें, कमला हैरिस में खासी लोकप्रियता हासिल करती हुई नजर आ रही है, जो तमाम एनालिस्ट भी मान रहे हैं, खासतौर पर कई अपने अहम मुद्दों को लेकर। महिला वोटर्स का कितना अहम रोल आप इस राष्ट्रपति चुनाव में देखते हैं? बहुत अहम रोल होगा, तभी सबकी नज़रें इस पर टिकी हैं कि विमेन कितनी आती हैं। अर्ली वो जो 82 मिलियन वोट हुई है उसमें 55% विमेन ने वोट किया है। बहुत अहम रोल होगा। ये नहीं मैं कह रहा कि सारी विमेन कमला को ही वोट कर रही हैं, रिपब्लिकन्स को भी विमेन सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी पार्टिजन लॉयल्टीज़ में बिलीव करते हैं, पर काफ़ी सारी महिलाओं को खास करके जो चलो डेमोक्रेट्स तो जो हैं पुश्तैनी डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को डालनी है वोट, पर जो अनडिसाइडेड हैं कुछ रिपब्लिकन महिलाएं भी कम मात्रा में पर हाँ है, उनको अबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, विमेन सेफ्टी
ये उनके लिए बहुत अहम मुद्दा है। और कमला का इस मुद्दे को उठाना, कमला हैरिस का ये ज़रूर टच किया। तो अगर यंग वोटर निकल के आता है, अगर ज़्यादा, और अगर विमेन वोटर निकल के आता है, तो ये कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा अमृत हमारे साथ। चंद्रशेखर जोशी भी मौजूद हैं, कुमार साहब भी जुड़े हुए हैं एज अ कॉलमिस्ट। चंद्रशेखर, अगर हम इसे ऐसे समझें कि 130 साल के बाद ऐतिहासिक ये होगा कि अगर ट्रंप आते हैं तो वो पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो हारने के बाद जीते, और कमला हैरिस भी अगर आती हैं तो वो भी अपने आप में ऐतिहासिक जीत के साथ आएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर उन यंग वोटर्स का है, फर्स्ट टाइम वोटर्स का है, कि किस तरह से उनके मुद्दों को लेकर ये तमाम प्रतिद्वंदी अपने जो चुनावी कैंपेन्स में आए और जो तमाम वायदे, आरोप प्रत्यारोप बने रहे, तो जो यंग वोटर्स हैं उनके माइंड को किस तरह से रीड कर पाए ये दोनों प्रतिद्वंदी। बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अब रिजल्ट आने भी वहाँ पर शुरू हो गए हैं, और अभी तक जो परिणाम वहाँ पर आए हैं उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को 19 यानी कि 19 इलेक्टोरल वोट वो अभी तक जीत चुके हैं जी। कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोट्स अभी तक जीत चुकी हैं। 270 का वो आंकड़ा है जिसको पार करना है। जो 270 का आंकड़ा पार करेगा वो व्हाइट हाउस में जाएगा। आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी चंद्रशेखर, बिल्कुल वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ही आ रही है, एक बार वो अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार वेस्ट वर्जीनिया की अगर बात करें तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का अनुमान है। बड़ी खबर आती हुई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां वेस्ट वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का अनुमान है। अभी कुछ ही देर पहले फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, लगातार ट्वीट के माध्यम से भी और ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, और एक ट्रिमेंडस विक्ट्री की तरफ इशारा करते हुए कई ट्वीट्स वो लगातार करते ही जा रहे हैं। वेस्ट वर्जीनिया से बड़ी खबर ये, जहां डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। और लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे अभी भी राज्य कई हैं जहाँ पर अभी वोटिंग चल रही है, कहीं कहीं पर वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का अनुमान जताया जा रहा है, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी भी वोटिंग जारी है। और ये फर्स्ट कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। फाइनल आवर्स ऑफ ये वोटिंग है जो अभी कई पोलिंग बूथ्स पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहा है। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जोशी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी चंद्रशेखर। डोनाल्ड ट्रंप को 19 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, कमला हैरिस को 3 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। और अगर स्टेट की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इंडियाना और केंटकी में ये पूरी तरह से जीत चुके हैं। इंडियाना में 11 इलेक्टोरल वोट हैं, केंटकी में 8 इलेक्टोरल वोट हैं, और ये दोनों जोड़ करके 19 इलेक्टोरल वोट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जीत चुके हैं। और कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो वर्मोंट में कमला हैरिस जीती हैं, 3 इलेक्टोरल वोट वहां पर हैं, तो उनको 3 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। और इसके साथ साथ रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। अगर हम रुझानों की बात करें तो न्यू हैम्पशायर में ट्रंप आगे चल रहे हैं, वहां पर 4 इलेक्टोरल वोट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्जीनिया की तो वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं, वहां पर 13 इलेक्टोरल वोट हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ कैरोलिना की तो वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं, 9 इलेक्टोरल वोट यहां पर हैं। और जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो यहां पर 16 इलेक्टोरल वोट है, और ये स्विंग स्टेट भी है, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम फ्लोरिडा की बात करते हैं तो 30 इलेक्टोरल वोट यहां पर हैं, और काफी मायने ये ट्रंप के लिए रखता है फ्लोरिडा का जो स्टेट है, और वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो परिणाम और रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि ट्रंप काफी आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर एक जो नरेशन अभी तक एक बना हुआ था अमेरिका में कि कांटे की टक्कर है, और उसकी भी परीक्षा है कि क्या वाकई वहां पर कांटे की टक्कर है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा देश 50-50 में बंट जाए कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो। तो अभी तक के जो हमारे पास रुझान और परिणाम आ रहे हैं उसके अनुसार ट्रंप बहुत काफी आखिरी वाक्य जो चंद्रशेखर आपने कहा वो ये है कि भाई 50-50 में बंट जाए। अमृत, मैं आप ही के पास आ रही थी। अगर जिस तरह से चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो अभी रुझान सामने है, जो तस्वीर वो परिपेक्ष देख पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 50-50 का जो रेशियो उसमें बढ़ता हुआ अमेरिका नजर आएगा। मजबूत पक्ष क्या रहेगा दोनों प्रतिद्वंदियों का अगर देखा जाए तो?
नहीं 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 नहीं, कभी भी कोई ये नहीं कह रहा था कि 50-50 में ये मुल्क बट जाएगा। जो रेड स्टेट्स हैं वो रेड स्टेट्स हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं वो ब्लू स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स जो थी, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें मुकाबला कड़ा था, उनमें नेक एंड नेक था। जो अभी तक रुझान आए हैं, ये केंटकी जीते हैं, एक्सपेक्टेड था। इंडियाना जीते हैं, एक्सपेक्टेड था। रेड स्टेट्स हैं, वो वर्मॉन्ट जीती हैं, एक्सपेक्टेड था, वो ब्लू स्टेट है। जॉर्जिया पे नजरें होंगी कि जॉर्जिया किधर वोट किया है, वो क्या स्विंग स्टेट। तो जो 50-50 की बात हो रही थी, या 47-42 या 47-50, 2 परसेंटेज पॉइंट 3 परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, वो आपको स्विंग स्टेट्स में दिख रहा था। अभी 19-3 ना देखें, 19-3 का कोई मतलब नहीं है। बड़ी स्टेट कैलिफोर्निया जीतते हैं, 54 सीटें हैं, टेक्सास 40 सीटें हैं, ये पलट जाएगा। ये सिर्फ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इनकी वोटिंग पहले खत्म हो गई, एपी ने इनको कॉल कर दिया। जब आप कैलिफोर्निया देखेंगे, नंबर्स आपको बदल जाएंगे। अभी नंबर्स पे ना जाएं, ये कुछ नहीं दर्शाते ये नंबर्स। स्विंग स्टेट्स के जब नतीजे आएंगे वो बताएंगी आपको कि कौन अगला राष्ट्रपति होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया की 54 ज्यादा अनुमान है कि डेमोक्रेट्स को जानी है, 40 टेक्सास ज्यादा अनुमान है कि रिपब्लिकन्स को जानी है। तो ये नंबर्स कुछ नहीं दर्शाते 19-3। स्विंग स्टेट्स के नतीजे आने सबसे दिलचस्प होंगे, सभी की नजरें उस पे होंगी, वो डिसाइड करेंगी कि ओवल ऑफिस में अगले 4 साल कौन बैठेगा। अमित, वोटिंग पैटर्न की अगर बात की जाए, किसी भी चुनाव में वोटिंग पैटर्न का बहुत बड़ा एक हम कहते हैं महत्वता होती है। वोटिंग पैटर्न को अगर समझें तो आपको क्या नजर आता है? क्या ये वोटिंग पैटर्न पिछले जो 4 साल पहले रहा है उससे थोड़ा आपको अलग नजर आ रहा है? वोटिंग पैटर्न्स देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं, जो ट्रेडिशनली जिसको आप कंफर्म स्टेट्स या प्रेडिक्टेबल स्टेट्स कहते हैं, वो वैसे ही वोट कर ज़्यादा, मतलब वोट तो किधर भी कर सकती हैं, पर ज़्यादा अनुमान ये है कि उनमें से कोई स्विंग नहीं निकलेगी। अगर कोई निकली, कोई एक आधी छोटी स्टेट स्विंग निकलेगी, पर ज़्यादा अनुमान है कि वो उधर ही जाएंगी। वोटिंग पैटर्न सिर्फ ये अंतर है पिछली बार में से कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग एक्सपेक्टेड है। डिविजन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी में। उसके वजूहात ये है कि जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, जिस तरह की डिविजन्स इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, वो काफ़ी इफेक्ट हुई हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिजन हो गए हैं, अनडिसाइडेड वोटर की संख्या बहुत कम रह गई है। पर चाहे उनकी कम हो, जब लड़ाई इतनी टक्कर कांटे की हो तो फिर वो डिसाइसिव हो सकती है। यही अंतर है कि वोटर टर्नआउट के बेसिकली पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी इस बार, क्योंकि कैंपेन इतनी रिगरस इंटेंस चलाई गई। जी बिल्कुल, पता कैंपेन के लिहाज से वोटिंग पैटर्न जो है उसमें हम जनाधार बढ़ते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका। आपसे तो लगातार दिन भर चर्चा होती ही रहेगी इस बड़ी कवरेज पर। और हमारे साथ कुमार साहब जो कि जाने माने कॉलमनिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर जोशी भी है। कुमार साहब, मैं ये समझना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई अपनी जो चुनावी सभाएं हैं वहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उस दौरान कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, और जो बाइडेन की सरकार एक कमज़ोर सरकार थी जिसने जो अभी युद्ध चल रहा है वहाँ अरबों रुपया भेजा, और इस लिहाज से वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। क्या लगता है ये जो बयानबाजी है ये कितनी सार्थक साबित होगी जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं उसमें? देखिए, ये बात जो वो कहते हैं वो पूरी तरह से सही है। पिछले उनके 4 साल के राष्ट्रपति काल में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई नया युद्ध नहीं शुरू हुआ, और जो बाइडेन साहब के आते ही यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, और मिडिल ईस्ट में काफ़ी शांति थी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। मिडिल ईस्ट अभी शांत नहीं है, वहाँ भी परेशानी हो रही है। तो उनका यह कहना बहुत ही सच है। और उस मुद्दे पे आप ये देखिए कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी तरह से वही नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण हमारे यहाँ अभी जो इकोनॉमी की हालत है
वो खराब हुई है ऑयल की वजह से, और जो पूरा जो कॉमर्स है वो डिसरप्ट हुआ है, उसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को बढ़ी है। तो उनका ये कहना बिल्कुल सही है। चलिए, तो लगातार क्योंकि मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और चंद्रशेखर जोशी पर जाने से पहले एक बार आइए समझने की कोशिश भी करते हैं इस खास रिपोर्ट के द्वारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आर्थिक मुद्दों की काफ़ी गूंज रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। तो आइए अब डालते हैं कि वो तमाम ऐसे खास मुद्दे क्या हैं जो इन चुनावों में छाए रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी आर्थिक विकास के लिए अपनी अपनी नीतियों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ट्रंप चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले अमेरिकी दबदबे पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप का आर्थिक एजेंडा प्रमुख रूप से ऊर्जा और वित्तीय उद्योगों संबंधी नियमों में नरमी और महंगाई को कम करना है। वहीं कमला हैरिस ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत कर रही हैं जिसमें उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग दोनों का भला हो। वो ट्रंप के इस आरोप को खारिज करती हैं कि उनकी नीतियां कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आम अमेरिकी इन दोनों उम्मीदवारों की आर्थिक नीतियों और वादों को लेकर क्या सोच रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेश नायडू इसका जवाब देते हैं। I think a single one that's both real and perceived is the high price of housing, particularly in core metropolitan cities like New York, like San Francisco, like Chicago. And so that issue of the high price of housing, I think, is a real one, as well as high prices of sort of other things like healthcare and education. But, you know, I will also say that for and those are long-term kind of structural things. There's another perception of inflation, and the inflation was very real and very persistent, but it's also the case that wages rose for most workers in a rate that outpaced inflation. So I think and if you look, you'll see that perceptions of inflation are also highly correlated with your party. So Republicans think that there was much more inflation than Democrats do. चुनाव में जिन आर्थिक नीतियों की चर्चा है, उनका प्रभाव केवल अमेरिका नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इनमें भारत जैसे साझेदार देश भी शामिल हैं। As Trump has made a statement that he will have tariffs put in, yes, India will get impacted. But then what happens is India also is importing substantial amount of goods and services from US. So there could be a reciprocity. And I think putting tariff does not help economies. It hurts the consumer on both sides. राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिकी मतदान कर रहे हैं और गेंद अब मतदाताओं के पाले में है। उन्हें निर्धारित करना है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए ट्रंप की नीतियां बेहतर होंगी या कमला हैरिस की। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान के साथ चंद्रशेखर जोशी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन आइए एक बार और देखते हैं कि आखिरकार जो ये चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव 2024, जो अपने आप में इतना खास इस बार क्यों है? हुए हैं, लेकिन नतीजों को निर्धारित करने में 5 मुद्दे सर्वाधिक भूमिका निभा सकते हैं। ये मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हैं। उनका एजेंडा अमीरों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाना और परिवारों को राहत देने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसी पहल को आगे बढ़ाना है। वहीं इमिग्रेशन या आप्रवासन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण सख्त है। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर दीवार बनाने जैसे कदमों के समर्थक हैं। कमला हैरिस भी सख्त आप्रवासन नीति की समर्थक हैं, लेकिन वो बाइडेन प्रशासन की नीति के अनुरूप सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की वकालत करती हैं। गर्भपात संबंधी अधिकार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार को निरस्त किए जाने का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं। साथ ही वो भविष्य में मेडिकल गर्भपात पर भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस देश भर में गर्भपात का अधिकार
बहाल करने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर ट्रंप का दावा है कि जीतने के बाद वो यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को तुरंत हल करा देंगे। वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य अभियान को अमेरिकी वित्तीय सहायता के आलोचक हैं। उधर कमला हैरिस मानवीय सहायता पर जोर देते हुए यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कह रही हैं। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को छल मानते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। उधर कमला हैरिस स्वच्छ ऊर्जा में अतिरिक्त निवेश के लिए विशेष कानून की समर्थक हैं। अब देखना यह है कि इन बेहद अहम मुद्दों पर अमेरिकी मतदाता ट्रंप के साथ जाते हैं या फिर कमला हैरिस के पक्ष के साथ खड़े होते हैं। ये प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में हावी नजर आए। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जिन तमाम स्विंग स्टेट्स का जिक्र अमृतपाल भी कर रहे थे और हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी कर रहे थे, इसमें नेवादा की अगर बात की जाए, एरिज़ोना की बात की जाए, मिशिगन की बात की जाए, अगर अभी हम देखें तो किस तरह से वहाँ पर मत पड़ रहे हैं और इनके अलग अलग स्विंग स्टेट्स के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस रही हैं कई सालों से। बिल्कुल, देखिए, अगर स्विंग स्टेट की आप बात करें, और काफ़ी अच्छा ये सवाल है, स्विंग स्टेट पे सबका फोकस लगा हुआ है। दरअसल इसको हम इस तरह से समझना चाहेंगे कि अमेरिका में 50 स्टेट टोटल हैं और उनमें से अधिकतर जो राज्य हैं वो पहले से ही उनके रुझान तय होते हैं कि वो किस ओर जाते हैं, डेमोक्रेट्स की ओर जाते हैं या रिपब्लिकन की ओर जाते हैं। लेकिन ये 7-8 जो स्विंग स्टेट हैं, इन स्विंग स्टेट का पता नहीं रहता है ये किसकी ओर जाते हैं। डेमोक्रेट की ओर जाते हैं, कभी ये डेमोक्रेट की ओर चले जाते हैं, कभी रिपब्लिकन की ओर चले जाते हैं। इसीलिए सबका फोकस इन स्विंग स्टेट्स पे लगा हुआ है और स्विंग स्टेट्स के भी अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और कम से कम ये पता लगने लगा है कि वहाँ पर कौन आगे चल रहा है। जॉर्जिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कमला हैरिस वहाँ पर आगे चल रही हैं और इसके अलावा एरिजोना, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये वो स्टेट हैं जिस पर सबका फोकस है इस वक्त पर। और नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया को छोड़ करके बाकी जो स्टेट हैं उनके अभी परिणाम या रुझान अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। और जो हमारे सामने अभी इस वक्त तक आए हैं, बिल्कुल जिनको आप परिणाम बोल सकते हैं, वो इंडियाना से, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, केंटकी से, और उसके अलावा एक परिणाम और आ गया है अभी, वो है वेस्ट वर्जीनिया का। वेस्ट वर्जीनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के 23 इलेक्टोरल वोट हो चुके हैं, कमला हैरिस के 3 इलेक्टोरल वोट हो चुके हैं और पॉपुलर वोट्स की भी अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक आगे चल रहे हैं। अब जो आपका सवाल ये था कि ये स्विंग स्टेट से हैं या बाकी स्टेट से हैं, वहां पर क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं, तो वाकई जो अमेरिका के अंदर के मुद्दे थे उसमें इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा था, वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, वहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, उसके अलावा एबॉर्शन का मुद्दा वहाँ पर था, उसके अलावा जो गन राइट्स का मुद्दा है वो वहाँ पर मुद्दा था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबको ध्यान देना होगा, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त अगर पूरी दुनिया को आप देखें तो दुनिया में पश्चिम एशिया की हम बात करें, वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और दोनों जगह अमेरिका की अच्छी खासी इस वक्त की जो रिजीम वहाँ पर है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अच्छी खासी वहाँ पर भूमिका है। चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर यूक्रेन को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह हम अगर वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर को लेकर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक रुख है। तो इस सब के बीच अमेरिका के अंदर में एक वॉर फटीग भी देखा जा रहा है। वहाँ पर ये चल रहा है कि कितने लंबे समय तक ये युद्ध चलेंगे और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक चुटकी में, एक फ़ोन कॉल में इन युद्धों को रुकवा सकता हूँ, इनका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर मुद्दा है, जो वहाँ के अंदर के मुद्दे हैं, इकोनॉमी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, या जैसे हम बात कर रहे थे एबॉर्शन, गन राइट, ये सब मुद्दे हैं। उसके साथ साथ समय कम है चंद्रशेखर, लेकिन आखिरी सवाल मुझे हमारे जो कॉलमिस्ट हैं उनसे भी लेना है। कुमार साहब, जब हम जमहूरियत कायम करने की बात करते हैं तो अमेरिका की आवाम के मन मस्तिष्क में इस वक्त प्रमुखता से अगर हम देखें तो क्या होगा? और सबसे अहम बात यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो स्विंग स्टेट का वोटर है ये निर्णायक तो है ही, लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है उस लिहाज से क्या कुछ दिमाग में रख कर निकल रहा है वोट करने के लिए? हर, जैसा कि आपके रिपोर्टर्स ने कहा, हर स्विंग स्टेट में का अपना एक अलग अलग मुद्दा है। जैसे मैं मिशिगन की बात करूं, मिशिगन में अरब अमेरिकन
कम्युनिटी काफी बड़ी है, वहाँ इजराइल का मुद्दा काफी हावी है। इसी वजह से देखते हैं कि कमला हैरिस जब वहाँ रहती हैं तो कुछ और बोलती हैं और किसी और स्टेट में जाती हैं तो कुछ और बोलती हैं। अगर आप फिर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो वहाँ फ्रैकिंग, माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ ये जो ब्लू कॉलर लोग हैं वो वहाँ काफी हैं। तो वहाँ जाके कमला हैरिस जी का स्टेटमेंट कुछ और हो जाता है जी। तो चलिए, तो खैर ये तो नेताओं की आदत है और प्रतिद्वंदियों में ये चलता है कि आप कहाँ क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगर आप जीतते हैं तब क्या होता है और नहीं जीतते तब आपका क्या स्टेटमेंट रहता है। हालांकि अगले सुपर पावर के चुनाव के लिए ये बहुत बड़ी कवायद चल रही है जिसमें लगातार डीडी न्यूज़ की नजरें रहेंगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, अमृत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को इस मंच से साझा करने के लिए। तो ये जो एक नॉन स्टॉप कवरेज है यूएस इलेक्शंस को लेकर, ये लगातार डीडी न्यूज़ पर रहेगी जारी। पल पल के अपडेट्स के साथ हम रहेंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।